आज के करंट अफेयर इंटरनेशनल। इजराइल पीएम नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी। इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी ने 21 नवंबर को अरेस्ट वारंट जारी किया है। नेतन्याहू के खिलाफ गाजा में युद्ध अपराध वॉर क्राइम का आरोप है। इस मामले में इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट और हमास के पूर्व कमांडर मोहम्मद दाइव के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ है। वारंट में मोहम्मद दाइव को इजराइल में 7 अक्टूबर को बड़े पैमाने पर हत्या, बलात्कार और लोगों को बंदी बनाकर ले जाने का आरोप है। हालांकि इजराइल ने दावा किया था कि उसने जुलाई में एक हमले में मोहम्मद दाइव को मार दिया है। आईसीसी यूक्रेन में वॉर क्राइम के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुका है। आईसीसी ने ये वारंट जारी तो कर दिया है, लेकिन उसके पास संदिग्धों की गिरफ्तारी की शक्तियाँ नहीं हैं। वे सिर्फ उन देशों में अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है जिन्होंने उस कोर्ट की स्थापना करने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किया। क्या है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी? आईसीसी नीदरलैंड के द हेग में स्थित एक स्थायी इंटरनेशनल कोर्ट है। 1998 में इसकी स्थापना हुई। इसका कानून आधार रोम स्टैट्यूट या अधिनियम है। आईसीसी 4 प्रमुख अपराधों के लिए जिम्मेदारी तय करता है। पहला नरसंहार, दूसरा मानवता के खिलाफ अपराध, तीसरा वॉर क्राइम, चौथा आक्रामकता का अपराध। इसका काम इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस के जरिए दोषियों को दंडित करना है। आईसीसी के 123 सदस्य देश हैं। रूस और यूक्रेन दोनों इसके सदस्य नहीं हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में शामिल नहीं है अमेरिका, चीन, रूस। दुनिया के जिन 123 देशों ने रोम संधि पर दस्तखत किए हैं, वही देश आईसीसी के सदस्य हैं। 31 देश ऐसे भी हैं जिन्होंने रोम समझौते पर दस्तखत तो किए हैं, लेकिन इसे मान्यता नहीं दी है। अमेरिका, रूस और यूक्रेन इन 31 देशों में शामिल हैं, इसलिए ये आईसीसी के सदस्य नहीं हैं। भारत और चीन ने रोम संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है, इसलिए वो आईसीसी के सदस्य नहीं हैं। दूसरा, आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय और संगठन का 104वां पूर्ण सदस्य बना। आर्मेनिया 21 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन बंधन यानी आईएसए का 104वां पूर्ण सदस्य बनने की घोषणा की। ये गठबंधन और ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। आईएसए के 7वें में भारत को अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना है। इस सत्र में 120 से अधिक देश और ग्लोबल पार्टनर्स शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए उन देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित हैं। ये सौर संसाधन संपन्न देश हैं जिन्हें सनशाइन देश कहा जाता है। आईएसए एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव लाना है। साथ ही सौर ऊर्जा एक स्वस्थ, जलवायु अनुकूल और नवीकरण ऊर्जा संसाधन पर जोर देते हुए ऊर्जा सुरक्षा हासिल करना है। इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2015 में पेरिस, फ्रांस में COP21 में लॉन्च किया गया था। इसका हेडक्वार्टर हरियाणा, भारत के गुरुग्राम में है। आईएसए को सोलर पॉलिसीज और एप्लीकेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी भी कहा जाता है। लगभग 120 से अधिक देश ने आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला सम्मेलन 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। बिजनेस। केन्या ने अडानी के साथ बिजली एयरपोर्ट डील रद्द की। केन्या सरकार ने 21 नवंबर को अडानी ग्रुप के साथ किए सभी डील रद्द करने की घोषणा की है। इनमें बिजली ट्रांसमिशन और एयरपोर्ट विस्तार जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। दोनों डील 21,422 करोड़ रुपए की थी। केन्या सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ $736 मिलियन यानी 6,217 करोड़ रुपए की पावर ट्रांसमिशन की डील की थी। इस डील के तहत केन्या में बिजली ट्रांसमिशन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना था। इसके अलावा अडानी ग्रुप ने $1.8 बिलियन यानी 15,205 करोड़ रुपए की डील भी साइन की थी। इसमें नैरोबी के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक रनवे बनाना था और एक टर्मिनल का निर्माण करना था। इसके बदले अडानी ग्रुप को 30 साल तक एयरपोर्ट का ऑपरेशन का काम सौंपा जाना था। लगभग 21,422 करोड़ रुपए की ये दोनों डील अब रद्द कर दी गई हैं। अडानी पर अमेरिका अटॉर्नी ऑफिस के आरोप। 2020-2024 अडानी समेत सभी आरोपी भारत सरकार के सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन यानी 2,110 करोड़ रुपए की रिश्वत देने को तैयार हुए। इस प्रोजेक्ट से 20 साल में $2 मिलियन यानी 16,881 करोड़ रुपए से ज़्यादा मुनाफे का अनुमान था। गौतम अडानी, सागर अडानी, विनीत एस जैन अडानी ने स्कीम आगे बढ़ाने के लिए एक भारतीय सरकारी अधिकारी से मुलाकात की। सागर और विनीत ने स्कीम पर काम करने के लिए कई मीटिंग रखी। कोर्ट में कहा गया कि साइरिल केबेनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल ने ब्राइबरी रिश्वत स्कीम में ग्रैंड ज्यूरी, एफबीआई और यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SEC की जांच रोकने की साजिश थी। इन चारों ने स्कीम से जुड़े ईमेल मैसेज और एनालिसिस भी मिटाए। अडानी ग्रुप ग्रीन एनर्जी ने कॉन्ट्रैक्ट के तहत फंड देने के लिए अमेरिका इन्वेस्टर और अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं से कुल $3 बिलियन यानी 25,321 करोड़ रुपए की रकम जुटाई।
लॉन्च एंड इवेंट। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पोर्टल लॉन्च किया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 21 नवंबर को नई दिल्ली में विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशंस एंड आउटरीच नेटवर्क यानी विजन पोर्टल लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य वंचित बच्चों में शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देना है। यह पोर्टल दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के मेंटरशिप और ट्रेनिंग कराने के लिए एक गेटवे के रूप में काम करेगा। ये पहल विजन इंडिया @2047 प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत को टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और इकोनॉमिक्स ग्रोथ में ग्लोबल डील के रूप में स्थापित करना है। विजन इंडिया @2047 अगले 25 वर्षों में भारत के विकास का एक खाका या ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए भारत के शीर्ष नीति थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है। इसका लक्ष्य भारत को इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में वैश्विक अग्रणी देश बनाना है, जो मानव विकास और सामाजिक कल्याण के मामले में भी एक मॉडल देश होगा और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी का प्रबल समर्थन होगा। स्टेट एंड न्यूज़। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम्स का आयोजन होगा। बिहार में अगले साल अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स का आयोजन होगा। दोनों खेलों के बीच 10 से 15 दिनों का गैप भी होगा। ये आयोजन बिहार के खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बड़ा मंच प्रदान करेगा। खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन तमिलनाडु में इसी साल जनवरी में किया गया था। वहीं पैरा गेम्स का आयोजन पिछले साल दिल्ली में किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की बहुविषयक खेल प्रतियोगिता है। ये खेल हर साल जनवरी या फरवरी में आयोजित किया जाते हैं, जो भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल का हिस्सा है। इसका उद्देश्य खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर पर खेले प्रतिभाओं को पहचान दिलाना है। युवा खेलों के पीछे से संस्करण दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला, भोपाल और तमिलनाडु में आयोजित किए गए हैं। ये दोनों श्रेणियों में आयोजित किया जाता है। 17 वर्ष से कम उम्र के स्कूल छात्र और 21 वर्ष से कम उम्र के कॉलेज छात्र। ये एक टीम चैंपियनशिप प्रारूप में संचालित होता है, जिसमें व्यक्तिगत एथलीटों या टीमों द्वारा अर्जित पदक उनके संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश यूटी की लिस्ट काउंटिंग में शामिल होते हैं। आयोजन के समापन पर सबसे अधिक स्वर्ण पदक हासिल करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को विजेता ईडन गार्डन्स में दिग्गज क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर होगा एक स्टेडियम। कोलकाता के प्रतिष्ठित ईडन गार्डन्स स्टेडियम में पूर्व दिग्गज भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। 21 नवंबर को बंगाल क्रिकेट संघ सीएबी ने इसकी घोषणा की। सीएबी ने ब्लॉक बी गैलरी का नाम बदलने का फैसला किया है। बंगाल के क्रिकेटर झूलन गोस्वामी ने 2022 में पेशेवर क्रिकेटर से संन्यास लिया था। वे 204 वनडे में 255 विकेट लेकर वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनी। ऑस्ट्रेलिया की एलिस ने पेरी झूलन से 90 विकेट पीछे हैं। झूलन गोस्वामी दाएं हाथ की तेज गेंदबाज भारत के लिए 12 टेस्ट, 204 वनडे और 68 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। उन्होंने 22.04 की औसत से 255 वनडे विकेट और 17.36 की औसत से 44 टेस्ट विकेट लिए। वहीं टी20 में उनके नाम 56 विकेट दर्ज हैं। झूलन को साल 2007 में आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। इन्हें अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में शुरू हुआ। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बीजीटी का पहला टेस्ट क्रिकेट मैच आज यानी 22 नवंबर को शुरू हुआ। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया और मैच की पहली पारी में भारतीय टीम ने 150 रन पर ऑल आउट हो गई। वहीं पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपने 7 विकेट 59 रन पर ही गिरा दिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट 28 नवंबर 1947 को खेला गया था। तब से इस सीरीज का कोई विशेष नाम नहीं है। 1996 तक दोनों देशों के बीच कुल 50 टेस्ट खेले गए थे। फिर दोनों देशों के बोर्ड ने फैसला किया कि 51वीं टेस्ट भिड़ंत को खास बनाया जाए। ऐसे में दोनों देशों के महान क्रिकेटर्स के नाम पर ट्रॉफी रखने का फैसला लिया गया। सभी ने स्वीकृति हासिल करने के बाद 1996 से 97 में इसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नाम दिया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 16 सीरीज खेली गई हैं। भारत का इसमें दबदबा रहा, जिसमें 10 बार सीरीज जीती। ऑस्ट्रेलिया टीम 5 बार सीरीज जीतने में कामयाब रही। 2003-04 की सीरीज ड्रॉ रही थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेली गई थी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। उन्होंने कुल 3262 रन बनाए हैं। वहीं 2555 रनों के साथ दूसरे स्थान पर रिंकी पोंटिंग हैं। इस ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेट
नाथन लियोन ने लिए हैं। उन्होंने 26 मैच में 47 पारियों में 116 शिकार किए हैं। इस लिस्ट में दूसरे पर रविंद्र अश्विन हैं। अश्विन के नाम 114 विकेट हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा शतक सचिन तेंदुलकर ने लगाए हैं। टूर्नामेंट में सचिन के नाम 9 सेंचुरी हैं। साथ ही विराट कोहली ने 8 शतक लगाए हैं। विराट के पास सचिन को पछाड़ने का मौका है। आज का इतिहास। 22 नवंबर का इतिहास। 1939 में आज ही के दिन समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ। वे भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इससे पहले एक शिक्षक थे, फिर शिक्षण कार्य छोड़कर उन्होंने राजनीति के कदम रखा। मुलायम सिंह 1967 में पहली बार विधान सभा के सदस्य चुने गए और मंत्री बने। साल 1992 में एक राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी की स्थापना की। वे 3 बार क्रमशः 5 दिसंबर 1989 में, 24 जनवरी 1991 तक, 5 दिसंबर 1993 से 3 जून 1996 तक और 19 अगस्त 2003 से 11 मई 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 2008 में हिंदी के प्रख्यात कवि कुंवर नारायण को वर्ष 2005 के ज्ञानपीठ पुरस्कार हेतु चुना गया। 2006 में भारत और वैश्विक कंसोर्टियम के 6 अन्य देशों ने सूर्य की तरह ऊर्जा पैदा करने वाले प्राथमिक फ्यूजन रिएक्टर की स्थापना करने के लिए पेरिस में ऐतिहासिक समझौता किया। 1997 में भारत की डायना हेडेन विश्व सुंदरी बनी। 1968 में मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु करने के प्रस्ताव को लोकसभा से स्वीकृति मिली, है ना। 1963 में डलास टेक्सास में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या हुई थी। 1920 में हकीम अजमल खान जामिया के पहले चांसलर बने।